सभी माताओं बहनों, मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बैतूल के जिलाधिकारी माननीय श्री अरुण भाई, मंच पर आसीन मेरी सहयोगी डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा बहन, मंच पर आसीन मेरे सहयोगी श्री विवेक भाई और पुष्पांजलि बहन दोनों हमारे भारत स्वाभिमान के प्रांतीय प्रभारी हैं। उनके साथ श्री दीपेंद्र भाई, श्री प्रथपाल भाई और विशेष रूप से बैतूल इकाई भारत स्वाभिमान की जो है उसकी संरक्षिका माता श्रीमती गोदावरी जी और रमेश भाई, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। विशेष रूप से आज इस व्याख्यान समारोह में मेरे पूज्य माता पिता उपस्थित हैं, उनको चरण वंदन करता हूँ, उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ, आकांक्षा करता हूँ। आप सभी के बीच में मैं यहाँ आ सका, इसके लिए विशेष रूप से मैं श्री खंडेलवाल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया, बहुत मेहनत की और मुझे यहाँ बैतूल में बुला लिया। बार बार उनका फ़ोन मेरे पास गया, वो स्वयं मुझे मिलने के लिए हरिद्वार भी आए। हरिद्वार आकर उन्होंने मुझे निवेदन किया कि मुझे एक दिन जरूर समय निकालकर बैतूल आना है। उनके आग्रह को मैं टाल नहीं सका और मेरे दिल में भी बहुत दिन से तमन्ना थी कि मैं बैतूल फिर से जाऊं, क्योंकि एक बार आज से कुछ 12-13 साल पहले मैं बैतूल आया था, उसके बाद बीच में नहीं आ सका, तो मेरे भी मन में था कि एक बार फिर से जाना है। तो ये सारे संयोग एक साथ बन गए। ईश्वर की कोई कृपा हो गई, उनकी कोई योजना है जिसके तहत मैं यहाँ आ गया आपसे बात करने के लिए, संवाद करने के लिए। आप सभी को भारत स्वाभिमान के बारे में पता है, फिर भी रेखांकित करने के लिए 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। अपने देश में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान शुरू किया है। ये अभियान 5 जनवरी 2009 से शुरू हुआ है। सारे देश के 2.5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता, योग शिक्षक इस अभियान में सहभागी हैं। आने वाले लगभग 5-6 महीनों के बाद करीब 11 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता इस अभियान के सदस्य बनेंगे, ऐसा विश्वास है, ऐसी योजना भी चल रही है। और 5 करोड़ से ज़्यादा परोक्ष सहयोगी इस अभियान में हमारी ताकत बनेंगे, हमारे हाथ बनेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। सारे देश में एक बड़ा संगठन खड़ा करके इस भारत स्वाभिमान अभियान को हम सफल बनाना चाहते हैं। भारत स्वाभिमान का जो अभियान हमने शुरू किया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या कारण से हम ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आज़ादी मिलने के 62 साल के बाद भारत स्वाभिमान जैसी बात करने की ज़रूरत क्या है, इन सब प्रश्नों का उत्तर आज के इस व्याख्यान में देने की कोशिश करूंगा। आपने परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को जाना और पहचाना है इस बात से कि उन्होंने योग और प्राणायाम के माध्यम से भारत और भारत के बाहर रहने वाले सभी नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने का एक अभियान चलाया हुआ है। सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग निरोगी रहें, उनके जीवन में सुख हो, उनके जीवन में सदा निरोगता रहे, इसके लिए ये अभियान चल पड़ा है। अब इस अभियान के साथ साथ स्वामी जी ने भारत स्वाभिमान का भी अभियान शुरू कर दिया है। तो पहला अभियान जो निरोगी रखने के लिए, स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए है, वो सभी नागरिकों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए है। दूसरा अभियान जो है वो देश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भारत स्वाभिमान का है। अपने देश का स्वास्थ्य भी अच्छा हो, अपने देश की समस्याओं का समाधान हो, अपने देश की व्यवस्थाओं में बदलाव हो, अपने देश की सारी
छोटी से लेकर बड़ी व्यवस्थाएं जो इस देश के आम आदमी के लिए काम करती हैं वो बेहतर से बेहतर होती जाएं। भारत में जो कुछ अच्छा है वो और आगे बढ़े और जो खराब है वो समाप्त हो जाए। हमारे देश में पिछले 250-300 साल की गुलामी जो अंग्रेज़ों की आई उसमें बहुत सारी खराबियां आ गई हैं, और पिछले 1000 साल के जो विदेशी हमले हुए अपने देश पर उनके कारण हम में कुछ खराबियां आ गई हैं। तो जो खराबियां हम में आई हैं वो दूर हो जाएं और हमारी जो अच्छाइयां हैं, हमारी जो बेहतरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और सारे देश को उसका लाभ मिले, दुनिया को भी उसके बारे में जानकारी हो। इस दृष्टि से ये भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू किया गया है। इस भारत स्वाभिमान के कुछ उद्देश्य हैं। उनमें से एक उद्देश्य है हमारे देश का जो आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार है इसको समाप्त करना। दूसरा उद्देश्य है हमारे देश की जो कर व्यवस्था है, जो टैक्सेशन का सिस्टम है, इसको पूरी तरह से बदलना। तीसरा उद्देश्य है भारत की शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण रूप से स्वदेशीकरण करना, भारतीयकरण करना। चौथा उद्देश्य है हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है उसका संपूर्ण रूप से स्वदेशीकरण, भारतीयकरण करना। पांचवा उद्देश्य है हमारी अर्थव्यवस्था का स्वदेशीकरण करना, भारतीयकरण करना। छठा उद्देश्य है हमारे देश की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको जड़ मूल से नाश करना, जैसे शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, तंबाकू है। व्यसन के अधीन रखने वाली जो खराब बातें देश और समाज में फैली हैं इनकी समाप्ति करना। सातवां उद्देश्य है भारत देश के पर्यावरण को और ज़्यादा बेहतर बनाना। आठवां उद्देश्य है इस देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी की जो परिस्थिति बन गई है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना। और नवां उद्देश्य है हमारे देश की जनसंख्या को नियंत्रित कर पाना। ये 9 उद्देश्यों के लिए भारत स्वाभिमान बना है। इन्हीं की पूर्ति के लिए हम ये काम करने की तैयारी कर रहे हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर हम इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करना चाहते हैं तो आज़ादी के 62 साल में क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई है? हम लोग अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, आप भी थोड़ा बहुत देश के बारे में जानने और समझने का मादा रखते हैं, काफ़ी कुछ आप देश के बारे में पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं। हमारा अध्ययन और आपकी समझ दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ऐसा लगता है कि आज़ादी के 62 साल के बाद भी हम उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाए हैं जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने जिन उद्देश्यों के लिए आज़ादी लाई है वो उद्देश्य अभी भी अधूरे हैं। अगर कुछ क्रांतिकारियों का नाम लेकर मैं बात करूं तो इस देश के सबसे महान क्रांतिकारियों में एक, सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले जो क्रांतिवीरों में जिनकी गिनती होती है, अमर शहीद भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद ऊधम सिंह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद हमारे देश के ऐसे सचिंद्रनाथ सान्याल, अमर शहीद हमारे देश के बहुत बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित राम प्रसाद बिस्मिल, अमर शहीद हमारे देश के अशफाक उल्ला, अमर शहीद अजीमुल्ला, ऐसे 1-2 नहीं 7,32,000 शहीद जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, बलिदान किया। उनके सपने जो थे वो अभी भी पूरे नहीं हुए। इन शहीदों के दस्तावेजों को पिछले कई वर्षों से मैं पढ़ता हूँ तो देख के दुख होता है कि ये सारे शहीद चाहते थे कि भारत आज़ाद हो और आज़ादी के बाद भारत की एक भी समस्या का समाधान जो अंग्रेज़ों ने पैदा की हैं वो भारत की व्यवस्था समाधान करे। अंग्रेज़ों की पैदा की गई गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, भूखमरी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, सामाजिक छुआछूत, ऊंच नीच आदि की सामाजिक हमारी समस्याएं, इन सब का समाधान हमारे शहीद चाहते थे। भगत सिंह की बात अगर आपसे कहूं तो उन्होंने जेल में रहते हुए जब उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, आप जानते हैं उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, उसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स ने हमारे देश के एक क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को लाठियों से इतना पीटा था
कि श्री लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। हमारे भारत देश में अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकालने के, अंग्रेजों के खिलाफ रैली निकालने के एक कार्यक्रम में लाला लाजपत राय शामिल थे। उनके ऊपर लाठियां मारी गईं, सिर पर उनके लाठियां बरसाई गईं। परिणाम ये हुआ उनकी मृत्यु हुई। जिस अंग्रेज अधिकारी ने ये काम किया उसका नाम था सैंडर्स। भगत सिंह ने उनको मार देने का, ख़त्म कर देने का संकल्प किया था और एक दिन उसको उन्होंने पूरा कर दिया। सैंडर्स को गोली मारी। उसके बाद भगत सिंह ने हमारे देश की संसद में बम फेंका था, वो आप भी जानते हैं। और संसद में बम फेंका गया था अंग्रेजी सरकार के कान खोलने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी सरकार भारत के लोगों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसके बाद भगत सिंह जी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उनको लाहौर जेल में रखा गया। 1931 में 23 मार्च को उनको फांसी हुई थी। फांसी से 2 साल पहले भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र जारी किया था। 1929 में जेल में रहते हुए उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया था, क्योंकि बहुत लोग उनसे जेल में मिलने के लिए आते थे और वो उनसे यही कहते थे कि आप इस देश में क्या करना चाहते हैं वो लिखकर हमारे देश के लोगों को बताइए, क्योंकि जेल से बाहर तो जा नहीं सकते, व्याख्यान दे नहीं सकते, भाषण हो नहीं सकता। तो श्री भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र तैयार किया था। उस घोषणा पत्र को आप देखेंगे तो उसमें पहला ही बिंदु है, वो ये कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि आज़ादी मिलने के बाद इस देश में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि अंग्रेजों की बनाई गई पूरी व्यवस्थाएं बदल जानी चाहिए। उस घोषणा पत्र में दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों की लूट करके जितना धन यहाँ से ले गए हैं अंग्रेज यहाँ से, उस धन की किसी तरह से भारत में वापसी होनी चाहिए। तीसरा बिंदु उन्होंने लिखा है कि भारत देश के गरीबों की गरीबी संपूर्ण समाप्त होनी चाहिए। चौथा बिंदु है बेरोजगारी इस देश से मिट जानी चाहिए। पांचवा बिंदु उन्होंने लिखा है कि भारत के लोगों का सम्मान इतना होना चाहिए, वो हमारे देश के गरीब से गरीब आदमी हों, साधारण से साधारण आदमी हों, उनको भी इस देश में जिंदा रहने का उतना ही सम्मानजनक अधिकार मिले जो किसी करोड़पति को मिलता है। ऐसे उन्होंने करीब 28 से 29 बिंदु का घोषणा पत्र लिखा था। कुछ इसी तरह का घोषणा पत्र चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था, वो 1924 में बनाया था। 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद ने एक घोषणा पत्र तैयार किया था। उनका संगठन था हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन के अध्यक्ष थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इसके उपाध्यक्ष थे मनमथ नाथ गुप्त, इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे चंद्रशेखर आज़ाद, और इसमें 14 और क्रांतिकारी शामिल थे। सचिंद्र नाथ लाहिड़ी थे इसके, वो जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये संगठन का भी घोषणा पत्र 1924 में आया था। इसी तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारत की आज़ादी और संपूर्ण स्वराज्य के लिए घोषणा पत्र तैयार किया था। वो 1894 में पूरे देश के सामने रखा गया था। थोड़े संशोधन के बाद 1905 में वो फिर देश के लोगों के सामने रखा गया था। उसमें उन्होंने सबसे बड़ा जोर दिया था कि जब तक स्वदेशी की स्थापना भारत में नहीं होगी स्वराज्य नहीं आएगा। और ऐसे एक एक नहीं, बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम लेके मैं आपसे कह सकता हूँ। एक क्रांतिकारी हुआ करते थे नाना साहब पेशवा, उन्होंने एक घोषणा पत्र 1857 में लिखा था जब आज़ादी का पहला संग्राम इस देश में हुआ था। उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें लिखी थीं। अंग्रेज चले जाएं, अंग्रेजों की सरकार चली जाए, अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म हो जाए, स्वदेशी व्यवस्था हो, गरीबी दूर हो, बेकारी दूर हो। ये सारे नाम लेने के पीछे मेरा एक ही आशय है कि मैं आपके ध्यान में एक ही बात लाना चाहता हूँ, वो ये कि भारत के सारे क्रांतिकारियों का कोई सपना था देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, और उस सपने के लिए पूरा जीवन उन्होंने कुर्बान कर दिया। किसी ने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया, तो किसी ने 16 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया। खुदीराम बोस को जब फांसी हुई थी तो उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी, और अंग्रेजी सरकार के कानून के खिलाफ उनको फांसी हुई थी। अंग्रेजों की सरकार का उस समय का कानून था कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को फांसी नहीं दी जा सकती, लेकिन खुदीराम बोस को 16 साल की उम्र में ही फांसी पे चढ़ा दिया अंग्रेजों ने।
तो खुदीराम बोस रहे हों जिनकी 16 साल की उम्र में फांसी हो, या शहीद भगत सिंह हो जिनकी 23 साल की उम्र में फांसी हो, या चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत जो 25-26 साल की उम्र में हुई, सभी क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का वो समय दांव पे लगाया जो सबसे गोल्डन पीरियड होता है, सुवर्ण युग होता है, जवानी का समय होता है। अपनी पूरी जवानी को देश के लिए होम कर दिया। और ऐसे 1-2 क्रांतिकारी नहीं थे, 7,32,000 थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, रानी झलकारी बाई हो, कित्तूर चेन्नम्मा हो, रानी दुर्गावती हो, किसी का भी नाम लेके आप देखेंगे, झांकने की कोशिश करेंगे उनके जीवन में, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में कोई सुख नहीं भोगा अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए। सब कुछ उन्होंने कुर्बान किया इस देश के लिए, समाज के लिए। और उन्हीं की कुर्बानियों की बदौलत हम इस देश में आज़ाद हो पाए हैं। हमारे देश में क्रांतिकारियों की एक धारा थी जो अहिंसा के रास्ते पे चलकर देश को आज़ाद कराना चाहते थे। महात्मा गांधी उनके नेता थे। दूसरी क्रांतिकारियों की एक धारा थी जो अंग्रेजों से सीधे संघर्ष करके इस देश को आज़ाद करना चाहते थे, हिंसा के रास्ते से। मेरा ऐसा मानना है कि एक कैंची होती है ना, कैंची, उसके 2 हिस्से होते हैं। ऐसे ही हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई को अगर हम कैंची माने तो इस कैंची के 2 हिस्से थे। एक अहिंसावादी क्रांतिकारी, दूसरे हिंसा को मानकर काम करने वाले क्रांतिकारी। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को काटा था, या अंग्रेजी साम्राज्य को काटा था, या अंग्रेजी साम्राज्य के तारों को काटा था। दोनों का ही योगदान इस देश में बहुत महत्वपूर्ण है, किसी को कम करके नहीं आंका जा सकता। गांधी जी के साथ करोड़ों करोड़ों लोगों ने भी अपना जीवन दांव पे लगाया था और उनके कहने पर अपना सारा सुख सुविधाएं, परिवार छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। तो इन सारे के सारे क्रांतिकारियों ने कोई सपना देखा इस देश की आज़ादी के लिए। अब आज़ादी के 62 साल के बाद हम उस सपने का अगर मूल्यांकन करें तो बहुत दुख और अफसोस होता है कि आज़ादी के 62 साल के बाद भी किसी क्रांतिकारी का सपना पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी कहते थे कि आज़ादी के बाद ग्राम स्वराज्य आएगा, ग्राम राज्य आएगा, लेकिन नहीं आया। भगत सिंह का कहना था आज़ादी के बाद अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना था कि आज़ादी के बाद गरीबी खत्म हो जाएगी, नहीं हुई। ऊधम सिंह कहा करते थे कि आज़ादी के बाद हर गरीब आदमी को सम्मान मिलेगा, नहीं मिल पाया। किसी भी क्रांतिकारी के जितने सपने उन्होंने देखे थे उसमें से किसी एक का भी हम मूल्यांकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। तो हुआ क्या फिर इस देश में?